विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो पिछली क्लास में हम सेक्शन 28 तक कर चुके थे। आज हम सेक्शन 29 को ले रहे हैं। तो सेक्शन 29 वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ कंसेंट भी वैलिड नहीं है, यहाँ कंसेंट भी काम नहीं कर रही है। तो एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, इसके कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हम देखिए, जो चीज इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, यदि उसके लिए आप कंसेंट दे भी दें तो वो कंसेंट किसी मायने की नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखती। जैसे मिसकैरेज, मिसकैरेज यानी कि मिसकैरेज कराना, जिसको आप गर्भपात कहते हैं, दैट इज एन ऑफेंस। क्योंकि मिसकैरेज कब होना चाहिए, उसके लिए दे आर सर्टेन कंडीशंस उसमें है। वो मिसकैरेज आप अपने बच्चे के ऊपर, एक बार आप गर्भवती हो जाती हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस बच्चे को अबॉर्ट कराने का। कब और किन परिस्थितियों में उसको अबॉर्ट कराया जा सकता है, ये चीजें भी सर्टेन गाइडलाइंस है, सर्टेन रूल रेगुलेशन है, एमटीपी एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। उसके तहत ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। तो यहाँ पर भी उसी चीज का है। यदि मान लो मैं गर्भवती हूँ और मैं कंसेंट देती हूँ, हालांकि मैं बालिग हूँ और मैरिड हूँ और लीगल तरीके से गर्भाधान हुआ है, लेकिन फिर भी मैं गर्भ को गिराने की कंसेंट नहीं दे सकती, और देती हूँ तो दैट इज इनवैलिड। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि इसने कंसेंट दी थी इसलिए मैंने गर्भपात कर दिया। नहीं, कंसेंट दी हो चाहे नहीं दी हो, डॉक्टर इज ऑल्सो लायबल। यहाँ कंसेंट मैटर ही नहीं करती। तो इसलिए ये है। अब आप देखिए इसको, द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 एंड 27, ये हमने देखे थे, सारे कंसेंट के थे। एक में गार्जियन कंसेंट दे रहा था और एक में खुद कंसेंट दे रहे थे, जहां मेजर थे वहां। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, उन पे नहीं होगा जो ऑफेंस है इंडिपेंडेंटली, अपने आप में, विच दे मे बी कॉज्ड और बी इंटेंडेड टू कॉज, या जो किए जाए, नॉन टू बी लाइकली टू कॉज, या इरादा हो ऐसा करने का, टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट एंड ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, उसके बिहाफ पे ना कंसेंट दी जा सकती है ना उसको खुद कंसेंट वैलिड है। और इसके अंदर देखें, कॉजिंग मिसकैरेज, तो इसमें ब्रैकेट में क्या कर दिया, अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, मां की जान बचाने के लिए ही केवल अबॉर्शन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेप केसेस के अंदर भी कंसेंट के लिए हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कोर्ट डॉक्टर्स की टीम कॉन्स्टिट्यूट करता है और एक पीरियड तक तो अलाउ करते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, क्योंकि माँ की जान को भी रिस्क बन जाता है अबॉर्ट करने के बाद, उस पीरियड के बाद। तो इसलिए वहां भी परमिशन नहीं देते, इवन कोर्ट भी नहीं देता। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई की है केस की, और एक केस तो ऐसा हुआ था जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, लेकिन वो ये बोली मैं इसको पालूं कैसे, तो स्टेट की ड्यूटी लगाई कि भाई इस बच्चे को पालने में आप इसकी मदद करें। और आजकल तो इन चीज़ों के अंदर कंपनसेशन भी मिलता है, रेप के लिए, रेप विक्टिम्स के लिए भी कंपनसेशन है, और रिहेबिलिटेशन के लिए कोर्ट के पास प्रोविजंस हैं, वो दे सकती है। तो इसको आगे पढ़ते हैं, देखिए, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन और हर गार्जियन टू द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट, कि उन्होंने कंसेंट दी थी, डॉक्टर इसको कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि पेशेंट ने कंसेंट दे दी थी, उसके गार्जियन ने कंसेंट दे दी थी, तो इसलिए मैंने अवॉर्ड कर दिया। वो नहीं, मिसकैरेज किसी भी वे में हो तो क्यों, क्योंकि उस जान के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। वो केवल एक ही सूरत में किया जा सकता है, कहां, जब मां की जान को खतरा हो। तो ये आप देखो इसके अंदर, तो जो अपने आप में एक्सक्लूसिव ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, अपने आप में, तो मिसकैरेज क्या है, अपने आप में, अबॉर्शन क्या है, अपने आप के अंदर ही ऑफेंस है।
तो जब अपने आप के अंदर ऑफेंस है तो इसके लिए कोई कंसेंट मायने नहीं रखती, और कंसेंट रखेगी भी तो कब रखेगी, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर ओनली, उस कंडीशन। तो क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कहीं ऐसा भी है जहां कंसेंट की वैल्यू ना रखे, तो यहां पर कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पहले भी हम औरों में भी बता सकते हैं कंसेंट कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं रखती। अनसाउंड मैन है, उसकी कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखेगी, माइनर है, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो आगे देखो। अब यहां तक हमने देखा है कंसेंट कौन दे सकता है, किसके बिहाफ पे कंसेंट दी जा सकती है, कहाँ इंडिपेंडेंट ऑफेंस है तो वहां कंसेंट नहीं दी जा सकती। अब इन सब में हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन एक कंडीशन और भी बनती है कि जहां पर आप कंसेंट देने की स्थिति में ही नहीं है, या कंसेंट यदि दी जाती है तो दैट विल बी टू लेट, तो उसको बचाना भारी हो जाएगा। तो जिस समय तक कंसेंट मिले उस समय तक तो ये किसके विवेक पे छोड़ दिया। जैसे डॉक्टर है, अब कोई पेशेंट को छोड़ गया, किसी को कोई एक्सीडेंट केस है उसको ले आया, अब डॉक्टर कंसेंट का इंतजार नहीं कर सकता कि कंसेंट आएगी, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको लग रहा है कि यदि इसको इमीडिएट ऑपरेट नहीं किया गया तो ही विल डाई, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस, इन दैट केस द डॉक्टर विल ऑपरेट इमीडिएटली। और जब डॉक्टर इमीडिएटली ऑपरेट कर रहा है तो गुड फेथ ये उसकी लायबिलिटी है कि ही हैज ऑपरेटेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड कॉशन, अटेंशन के साथ किया है, पेशेंट की जान बचाने के लिए किया है। एक्सीडेंट केस था, उसकी जान बचाने के लिए उसने किया है। कंसेंट का इंतजार नहीं कर सकता था, इंतजार करता तो बहुत देर हो जाती। हालांकि उसमें भी सर्वाइवल के चांस भले ही कम हो, लेकिन उसने जो किया है किसके लिए किया है, उसके इंटरेस्ट के लिए किया है, उसकी जान बचाने के लिए किया है, तो इसलिए विदाउट कंसेंट इवन ही कैन ऑपरेट। अब यहां देखते हैं हम, nothing is an offense by the reason of any harm which it may cause to the person for whose benefit it is done in good faith. Again the word is good faith, good faith के अंदर यहाँ पर even without the person consents, उसे कंसेंट नहीं है। if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, ऐसा नहीं है कि उसके गार्जियन हैं वहां मौजूद या वो खुद भी कंसेंट दे सकता है तो कंसेंट नहीं लेना, तो वो कंडीशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कंडीशन कैसी है, वो कंसेंट दे ही नहीं पा रहा या कोई है ही नहीं अवेलेबल उस कंडीशन के अंदर है, तो उसकी कंसेंट लें आप। और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, बेहोशी की स्थिति में है, खून ज्यादा बह गया, होश में ही नहीं है, तो एंड नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल इन चार्ज फॉर हिम टू whom it is possible to obtain consent in that time for the thing to be done with benefit। अब कोई जो लेके आया है वो उसको जानता ही नहीं है, तो उसकी कंसेंट इमेटीरियल है। जब मैं जानता ही नहीं उसको तो मैं कंसेंट दूं ना दूं तो वही बात हो गई। तो ये 30 बीच में बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लोग यही सोचते थे कि भाई हम क्यों लफड़े में पड़े। लेकिन अब उस चीज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डिसीजंस में आए हैं कि भाई आप वहां तक पहुंचा दो, गवाह बनो तो ठीक है, नहीं बनो तो ठीक है, आप अपना नाम एड्रेस करो, आप नहीं चाहोगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। वो केवल इसलिए कि ताकि एक भाव बने। और डॉक्टर्स भी पीछे हट जाते थे पहले कि पुलिस केस है साहब, पहले पुलिस केस कराओ, पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, टाइम हो जाता था। लेकिन अब ये जो सेक्शन 30 है ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग इन गुड फेथ, कोई चीज बचाने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड ऑल, और चीजों के अंदर भी कुछ करने को आपको करना पड़ रहा है तो भी आप करें। अब देखो इसमें प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, फिर वही सारी चीजें ऊपर वाली रिपीट हो जाएगी। इंटेंशनल कॉजिंग डेथ है तो वो सारी चीजें, वॉलंटरी अबेटमेंट जो हमने पहले पढ़े थे वही सारी चीज यहाँ पर ये हो जाएगी, इन पर लागू नहीं होगी। अदरवाइज ये, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिए हैं ये, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन से इट विल बिकम मोर क्लियर। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स and is insensible. A surgeon finds that Z required to be trepanned. A, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit, perform the trepan.
टाँके लगाना और इस तरह से छोटा ऑपरेशन जो है उसको कहते हैं। बिफोर जेड रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। बेहोशी की स्थिति में, सेंसेस में नहीं है, सर्जन ने देखा ऑपरेट करना जरूरी है और नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तो उसने क्या कर दिया, छोटा सा ऑपरेशन देन एंड देयर वहीं परफॉर्म कर दिया विदाउट हिज कंसेंट। तो उसको क्या दिखाना है, उसको दो ही बातें बतानी है, एक तो इट वाज इमीडिएट, द रिक्वायरमेंट वाज सो अर्जेंट पहली, एंड सेकेंडली ही हैज टू शो दैट ही हैज डन इन गुड फेथ, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही हैज डन सो, बस। तो क्या हो गया यहाँ, विदाउट कंसेंट इवन ही कैन परफॉर्म। सेकंड देखो, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट may kill Jed but not intend to kill Jed, in good faith intending Jed's benefit. A bullets give Jed a mortal wound. A has committed no offense. चीते ने अटैक कर दिया, उसके पास ही इज कैरिंग अ राइफल और उसने निशाना लगाया, तो निशाना वो उसको नहीं मारना चाह रहा, मारना तो टाइगर को ही चाह रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि जो टाइगर है इट इज इन मोशन, तो उसमें रिस्क है कि वो किस तरफ घूम जाए और कौन उसके सामने आ जाए, क्योंकि गोली एक बार चलने के बाद तो रुकने से रही, तो लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, टू किल द टाइगर, और उसके अंदर ही हैज टू टेक द रिस्क, अदरवाइज तो क्या है, कोई बचाने के चांस बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। तो बचाने के चांसेस को बढ़ाने के लिए ही हैव टू टेक द रिस्क, कि हो सकता है टाइगर को ही लगे, हो सकता है ना भी लगे, आवाज सुन के भाग जाए, छोड़ दे उसको, तो इन सारी चीजों को लेते हुए वो करेगा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये यहां इसको बचा पाएगा। तो यहां कंसेंट लेगा किससे, जो शेर के जबड़े में है वो कंसेंट कहां से दे देगा, तो यहां पर सिर्फ ये प्रूव करना है गुड फेथ के अंदर, और उसका दुश्मन है और मौके का फायदा उठाना चाह रहा है, जानबूझ से चीते की बजाय निशाना ही उस पर लगा दिया कि चीते से तो हो सकता है बच भी जाए, कोई और बचा ले, लेकिन अब इसका पक्का पक्का काम कर देता हूं, तो वो नहीं। तो गुड फेथ हर जगह आ रहा है यहाँ पर। थर्ड देखो, a surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply the child's guardian. A perform an operation in spite of entreaties of the child, intending in good faith the child benefit. A has committed no offense. ठीक है, उसके पेरेंट्स को बात करता, इतनी देर में बहुत देर हो जाती, उनके नंबर खोजता, वहाँ फ़ोन कराता, उनकी कंसेंट आती और सीधे बताया भी नहीं जा सकता। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सीधे सीधे हमने ऑपरेशन करना ही बेहतर समझा और वो रिस्क लेना ही पड़ा। और वो रिस्क क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी एंड गुड फेथ। उसका काम है इस तरह की चीज़ों को करना और गुड फेथ के अंदर उसने किया है, तो ही हैज़ डन नो ऑफेंस। फोर्थ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन हमें करनी ही करनी है, क्योंकि इन इलस्ट्रेशन से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इलस्ट्रेशन को पक्का पक्का पढ़ें और ध्यान में रखें किस सेक्शन के साथ एसोसिएटेड है और किस लिए इलस्ट्रेशन दी गई है। ये मेंस में भी आते हैं बहुत सारे बार इलस्ट्रेशन को लेकर क्वेश्चंस, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इलस्ट्रेशन को लेते हुए। फोर्थ देखें, ए इज इन अ हाउस which is on fire, with Jed a child, people below hold out a blanket. A drops the child from the housetop, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child, and intending in good faith the child benefits. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offense. ठीक, ऊपर आग लग गई है, बच्चे को नहीं बचाया जा सकता, सर्वाइवल के कोई चांस नहीं है, तो बच्चे को नीचे लोग कंबल लेके खड़े थे, उन्होंने कहा छोड़ दो, उसने बच्चे को छोड़ दिया, और वो कंबल फट भी सकता है, गिर भी सकता है, किसी के हाथ से छूट भी सकता है, वो रिस्क तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो लेकिन छोड़ा क्यों है, नॉट टू किल बट टू सेव, बस ये इंपॉर्टेंट है कि गुड फेथ के अंदर इसलिए छोड़ा है कि शायद बच जाए, यहां बचने के चांसेस ना के बराबर है, तो वहां बचने के चांसेस इंप्रूव कर जाते हैं, तो इसलिए उसने किया है। Explanation: mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 26 and 27 and this section. तो अब ये जो बेनिफिट वाली बात आ रही है, यहाँ कहा जा सकता है डायरेक्ट डॉक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है, भाई आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया,
आपने हमारे बिना ऑपरेशन क्यों नहीं कर दिया, आपको तो ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे, इतने पैसे हम कहाँ से लाए, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। तो वो सारी कोई एक्सक्यूज नहीं। पिक्यूनियरी बेनिफिट को बेनिफिट नहीं माना जा रहा, क्योंकि जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्यूनियरी बेनिफिट को कह के यदि हम कहें कि इसने अपने बेनिफिट के लिए ऑपरेशन कर दिया, तो हेयर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। तो उस चीज़ को भी यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है। अब आगे देखो, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by the reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. If it is made for the benefit of that person. अब दो बातें। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. उसने बता दिया कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। The patient die in consequence of the shock. वो उसी शॉक की वजह से मर गया। A has committed no offense, मरना तो उसने वैसे ही था, लेकिन कुछ जल्दी मर गया। Though he know it to be likely that the communication might cause the patient's death, जबकि उसको पता था कि उससे मौत हो सकती है। लेकिन बहुत सारी स्थिति में ऐसा होता है, जब हम ये बता देते हैं तो वो और बेहतर जी पाता है। उसको पता है 6 महीने, तो उन 6 महीने को इस तरह से जीता है, वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जिनसे प्यार करता है उनसे मिलने के लिए। और एक आपको केस बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन भर एक व्यक्ति के साथ कोर्ट केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और जब वो मरने के नजदीक था, उसको पता लगा कि भाई तेरे पास 3 ही महीने बचे हैं, तो उसने सारे तो पहले केस विड्रॉ किए अपने जो भी थे, और उस व्यक्ति को बुलाया और उससे माफी मांगी। तो जब मरने के नजदीक होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। वी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड ऑल। हम क्या करते हैं, हम रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। हम जो हमसे गलतियां हुई होती हैं, उन गलतियों की माफी मांगने के लिए, जो हमारे प्यारे होते हैं उनसे मिलने के लिए, ये सारी चीजें। तो वो 6 महीने बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से जिए जाएं, इसलिए डॉक्टर बताता है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई ठीक है, उसको तो अवॉइड कोई नहीं कर सकता, जो चीज़ दिख रही है दिख रही है। लेकिन कई बार इस चीज़ को नेगेटिवली ले जाता है और मर जाता है, तो भी डॉक्टर इज नॉट लाइफ। डॉक्टर क्यों बता रहा है, डॉक्टर इसलिए बता रहा है कहीं मलाल ना रह जाए। मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपके पास इतनी लाइफ बची है, और आप इस होप में कि मैं रिकवर कर जाऊंगा रिकवर कर जाऊंगा, आपने वो सारे काम ही नहीं किए जो आप करने चाहते थे, और वो सारे किए जा सकते थे इस वजह से। तो यहाँ पर ये तो मैंने उदाहरण दिया है, तो ऐसी चीज बताना तो दैट इज नॉट ऑफेंस। मतलब उसकी नीयत, डॉक्टर की नीयत यहाँ गलत नहीं है, और उसको बताने से उसको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, बल्कि उस पेशेंट को ही फायदा होगा। लेकिन उल्टा भी हो जाता है, अपवाद भी होते हैं हर जगह। तो ठीक है, तो यहाँ भी ये हो गया। अब हम चल रहे हैं एक्ट टू विच, नेक्स्ट में चल रहे हैं, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। कोई भी काम किसी को मजबूर करा के भी किया जा सकता है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, सारी फिल्मों में कोई गन पॉइंट पे, कोई किसी और की वजह से बहुत सारे काम कराए जाते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो देखते हैं उनमें क्या स्थिति है। 32 देखिए, एक्सेप्ट मर्डर, एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। दो कंडीशन बता रहे हैं, ध्यान रखना, एक्सेप्ट मर्डर और ये। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। मैंने किसी को डर दिखाया, गन पॉइंट पे लिया कि यदि उसको नहीं मारेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, और यदि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी को मार देता है तो उसको कोई ऑफेंस में राहत नहीं मिलेगी, मर्डर के चार्जेस लगेंगे उस पर। कल पे वाला होमोसाइड हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए वो करनी पड़ी। आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। या दूसरा कोई ऐसा है ना, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, देश के अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध जिसके अंदर पनिशमेंट कैसी हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, डेथ की पनिशमेंट हो, वो चाहे किसी ने किसी भी मजबूरी के तहत, चाहे आपका बच्चा उठा रखा हो, किडनैप कर रखा हो, कोई भी हो, तो उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है यदि आप वो करते हो तो इन दो कंडीशन के अंदर। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स।
इनके अलावा यदि दो सूरत है तो इट इज एन ऑफेंस, फिर ऑफेंस। कब? कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी को मर्डर करने के लिए कोई बोल रहा है और आपने कर दिया डर के अंदर, तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या है, कोई भी स्टेट के अगेंस्ट वो ऑफेंस जिसके अंदर पनिशमेंट क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है वहां पर। बाकी सब में छूट है। उसने कहा यदि तेरे को मैं जान से मार दूंगा यदि तूने उसके घर चोरी नहीं की, तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा यदि तूने उसके बच्चे को किडनैप नहीं किया, तो सब चल जाएगा। लेकिन दो चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। which at the time of doing it reasonably cause apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। और फिर एक और बात कह दी उसने, ये नहीं कि मैं घर से बैठा फोन कर रहा हूं ये तूने ऐसा नहीं किया था मैं तुझे मार दूंगा, नहीं, इंस्टेंट डेथ। डर कैसा होना चाहिए कि अभी के भी मार दूंगा, आप उसकी रेंज में हो, आपकी कनपट्टी पे उसने पिस्टल लगा रखी है और फिर आप करा रहे हो, तो कोई भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास कोई भी कोर्स है उससे छूटने का, भागने का, बचने का, तो आप इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते, तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है, एप्रीहेंशन कैसी होनी चाहिए, डर कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट डेथ का डर होना चाहिए। इंस्टेंट डेथ का कि अभी के अभी मार देंगे, ये कह के यदि कोई काम करा रहा है तो आपको छूट मिलेगी। और वो छूट भी किन दो चीजों में बिल्कुल भी नहीं है, मर्डर के अंदर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट इन विच द पनिशमेंट इज कैपिटल पनिशमेंट, उन दोनों चीजों में। तो आगे देखो, provided that the person doing the act did not on his own accord or for from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। explanation एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। a person who of his own accord, अपने आप से, कई बार अपने आप से पंगे ले लेते हैं ना लोग, जानबूझ के अपने आप को खतरे में डाल देते हैं, रिस्क में डाल देते हैं, वहां ये छूट नहीं है। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय द रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंस गैंग ऑफ डकैट्स knowing their character is not entitled to the benefit of this exception। उसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ऑन दिस ग्राउंड ऑफ हैविंग बीन कंपेल्ड बाय द एसोसिएट टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। तो अब इसमें क्या आ गया वर्ड, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, या अपने आप से, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड या बाय द रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बेटन, उसको पिटाई ना हो इस वजह से क्या कर दिया, डाकुओं का गैंग ज्वाइन कर लिया और उनके दोस्तों ने एसोसिएट किया, एसोसिएट्स जो थे, साथी थे उन्होंने, तो उसको कोई इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऊपर भी यही है, प्रोवाइजो में भी आप देखो, प्रोवाइड दैट अ पर्सन डूइंग एन एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म हिमसेल्फ short of instant death place himself in the situation। तो यदि इमीडिएट डेथ का वो नहीं है तो भी नहीं करेगा, तो भी छूट नहीं मिलेगी। तो ऊपर क्या दे रखा है, इंस्टेंट डेथ, बस। एक्सप्लेनेशन 2 देखो, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकोर एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग which is an offense by law, for example a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoit to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। अब यहां पे क्या है, वहां पे तो ऑन हिज ऑन अकॉर्ड आ गया। अब दूसरे में क्या कह रहे, उसको जो ताले वाले खोलते हैं, लुहार जिनको कहते हैं, उस लुहार को ले गए और लुहार को ले जाके कि या तो इस ताले को खोल वरना तेरे को गोली मार देंगे, और ताला तोड़वा दिया। तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेंट डेथ है का फियर है, तो यहाँ पर वो एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर ऑफेंस नहीं बनेगा। तो आई थिंक कि क्लियर होगा आपको। 33rd सेक्शन, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडिंग टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm
if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm, तो वो भी ऑफेंस में नहीं आएगा। बस है धक्का लग गया अनजाने में, ऑफेंस में नहीं आएगा। या जानबूझ के भी ध्यान नहीं दिया थोड़े से और उसको हाथ लग गया, उसके हाथ से कोई चीज छूट गई, तो इस तरह के ये सारी चीजें ना स्लाइड छोटे मोटे ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने किया और आगे इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डिफेंस कब होगा, कौन ले सकता है, कब तक ले सकता है, किन कंडीशन में ले सकता है, वो सारे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास। तो हियर वी एंड दिस क्लास। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।